जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम गुरु विद स्टडी प्लेटफॉर्म पर। भैया आज हम पढ़ते हैं 24 और 25 जून के करंट अफेयर्स को देखते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो भैया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में भारत इराक संयुक्त अभ्यास की बैठक आयोग की बैठक 18वें सत्र की मेज़बानी किसने की है? तो भारत और इराक के संयुक्त आयोग की बैठक की गई है और ये भैया 18वें सत्र की बैठक थी। तो इसकी मेज़बानी किसके द्वारा की गई है? तो हरदीप सिंह पुरी द्वारा की गई है। हमारा ए ऑप्शन नीचे करेक्ट है। भारत जून 2023 में नई दिल्ली में भारत इराक संयुक्त आयोग की बैठक 18वें सत्र की मेज़बानी करेगा। हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवासन एवं शहरी केंद्रीय कार्य मंत्री हैं। भारत सरकार ने नई दिल्ली में आयोजित 18वें सत्र की बैठक में भारत इराक संयुक्त आयोग बैठक की मेज़बानी करेगा। भारतीय उद्योग परिसंघ ने 19 जून 2023 को दोनों देशों के बिजनेस लीडर के बीच एक बिजनेस राउंड टेबल का आयोजन किया गया है। संयुक्त आयोग की बैठक के दौरान मंत्रियों ने दुनिया में बढ़ते ऊर्जा मांग केंद्र के रूप में भारत की स्थिति के कारण दोनों देशों के बीच मौजूद प्राकृतिक और पारंपरिक तालमेल पर प्रकाश डाला गया है। दोनों देशों के बीच प्रोटोकॉल के पर हस्ताक्षर के साथ साथ 18वां GCM संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ECI ने किस राज्य के लिए एक मसौदा परिसीमन प्रस्ताव प्रकाशित किया है? तो हाल ही में ECI ने किस राज्य के लिए एक मसौदा परिसीमन प्रस्ताव पारित किया है? तो किस राज्य ने पारित किया है? असम राज्य ने पारित किया है। हमारा बी ऑप्शन नीचे करेक्ट है। ECI ने जून 2023 में असम के लिए मसौदा परिसीमन प्रस्ताव पारित किया है। भारत के चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 8A में प्रदान किए गए असम के लिए विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन के लिए मसौदा प्रस्ताव प्रकाशित किया है। राज्य में सभी विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में संविधान के अनुच्छेद 70 और अनुच्छेद 82 के अनुसार 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमित किया जाना है। जनगणना आयुक्त द्वारा प्रकाशित 2001 की जनगणना के आंकड़ों को इस उद्देश्य के लिए माना गया है। असम राज्य में विधानसभा और लोकसभा की सीटों की संख्या, तो विधानसभा सीटों की संख्या भी 126 है और लोकसभा सीटों की संख्या 14 रखी गई है। अनुच्छेद 170 और 82 में यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या और राज्य के लोगों को सदन में सीटों को आवंटित तब तक नहीं बदला जाएगा जब तक कि वर्ष 2026 तक प्रकाशित की गई पहली जनगणना प्रासंगिक आंकड़े दिए नहीं जाएंगे। यानी जब तक 2026 की जनगणना के आंकड़े नहीं दिए जाएंगे तब तक के लिए भी सीमित सीटों का आवंटन तब तक नहीं बदला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उमेश कुमार को दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा बी ऑप्शन नीचे करेक्ट है। राष्ट्रपति ने जून 2023 में सेवानिवृत्त इलाहाबाद हाई कोर्ट न्यायाधीश उमेश कुमार को DERC प्रमुख नियुक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उमेश कुमार को दिल्ली विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति न्यायमूर्ति राजीव कुमार श्रीवास्तव मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के बाद हुई है। उन्होंने GNCTD ने DERC अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किया गया था। उन्होंने अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होने के असमानता व्यक्त की थी। हाल ही में
चर्चा में रहा 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार किसने जीता है? तो भैया मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार किसने जीता है? तो अरुंधति राय ने जीता है। हमारा बी ऑप्शन इजे करेक्ट है। तो अरुंधति राय को यूरोपीय निबंध पुरस्कार से प्रदान की सम्मानित किया गया है। हाल ही में चर्चा में रही अरुंधति राय ने आज़ादी के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार जीता है। लेखिका एवं कार्यकर्ता अरुंधति राय को उनके नवीनतम निबंध आज़ादी के फ्रेंच अनुवाद के अवसर पर आजीवन उपलब्धि के लिए 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रांसीसी अनुवाद लिबरेट फ्रांसिज्म और फिक्शन एक प्रमुख फ्रांसीसी प्रकाशन समूह गैलीमार्ड में प्रकाशित हुआ। आज़ादी का नारा उर्दे फॉर फ्रीडम, आज़ादी की लड़ाई का नारा। यह हिंदू राष्ट्रवाद की परियोजनाओं के खिलाफ भारत की सड़कों पर लाखों लोगों को यह नारा भी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2022 के अनुसार किस भारतीय शहर में सबसे मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम है? तो भारतीय शहरों में सबसे मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम किस शहर का है? तो भैया बेंगलुरु का है। हमारा बी ऑप्शन इजे करेक्ट है। बेंगलुरु स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में 20वें स्थान पर है। स्टार्टअप जीनोम के द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में बेंगलुरु ने 2 पायदान ऊपर चढ़कर 22वां स्थान हासिल किया है, जबकि सिलिकॉन वैली शीर्ष पर है, न्यूयॉर्क शहर और लंदन दूसरे स्थान पर हैं। इसके बाद में शीर्ष 3 पारिस्थितिकी तंत्र 2020 में अपने पदों पर कायम हैं। उभरते पारिस्थितिकी तंत्र में पुणे 2022 में 51 से 60 से बढ़कर 2023 में 31 से 40 रेंज में आ गया है। GSEQ दूसरी दुनिया भर में स्टार्टअप इकोसिस्टम का एक व्यापक विश्लेषण है। रिपोर्ट अब अपने 11वें वर्ष में उभरते रुझानों को उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियों के नज़र रखते हैं। दुनिया के शीर्ष स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में एक विस्तारित जानकारी प्रदान करती है। 2023 रैंकिंग बनाने के लिए स्टार्टअप जीनोम ने प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रदर्शन, फ्रीडम, बाजार पहुंच, कनेक्टिविटी, प्रतिभा और अनुभव और ज्ञान के 6 कारकों के मापा जाता है। रैंकिंग शीर्ष 30 वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र में 10 उप विजेताओं की पहचान करती है। इस पारिस्थितिकी तंत्र में $50 मिलियन से भी अधिक की फंडिंग गतिविधि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। हमारा सी ऑप्शन इजे करेक्ट है। अब हम जून के सारे दिवस के बारे में जान लेते हैं। जून के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनके बारे में जान लेते हैं। ये भैया एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहला है विश्व पर्यावरण दिवस। तो विश्व पर्यावरण दिवस भैया 5 जून को मनाया जाता है। बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। और विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। और विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है 20 जून को। विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है 21 जून को। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को। और अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है भैया 29 जून को। ये जून माह के सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण दिवस हैं। तो भैया ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इनके मैंने सारे एग्जाम्पल और विस्तार में मैंने हर डे के करंट अफेयर्स में करा दिया है। तो भैया अब इसके आगे देख लेते हैं। हर साल 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के स्थापना पर स्मरण करता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की स्थापना 1894 में पेरिस में की गई है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का प्राथमिक कार्य
आधुनिक ओलंपिक खेलों का संचालन, प्रसार एवं विनियमन करना होता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लार्जेन में स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां यह आज भी बना हुआ है। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की थीम क्या थी? तो लेट्स मूव 2023 की थीम थी। नेक्स्ट है भैया, अब ओलंपिक दिवस के बारे में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस समिति की स्थापना 23 जून 1894 में पेरिस फ्रांस में की गई थी। पहला ओलंपिक 23 जून 1948 लंदन में हुआ था। इसका मुख्यालय लुसेन यानी स्विट्जरलैंड में। ओलंपिक खेल के प्रकार ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन, पैरालंपिक और यूथ ओलंपिक, ये ओलंपिक के भी प्रकार हैं। यानी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है और शीतकालीन होता है, पैरालंपिक होता है और यूथ ओलंपिक होता है। ओलंपिक के 5 छल्ले जो होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। लाल रंग अमेरिका का है, नीला रंग यूरोप का है और पीला रंग एशिया का है। काला रंग अफ्रीका का है और हरा रंग ऑस्ट्रेलिया और ओशियन देश का है। आगामी खेलों का आयोजन, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन 2024 में पेरिस में किया जाना है और 2026 का आयोजन इटली में किया जाना है, जो शीतकालीन ओलंपिक होगा। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में लॉस एंजलिस में खेला जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूएस चिप की दिग्गज कंपनी माइक्रोन किस राज्य में कंडक्टर असेंबली के प्रशिक्षण संयंत्र स्थापित करने जा रही है? तो भैया सेमीकंडक्टर की असेंबली के प्रशिक्षण संयंत्र स्थापित करने के लिए गुजरात राज्य को में करेगी। तो इसके बारे में देख लेते हैं। यूएस चिप की दिग्गज कंपनी माइक्रोन गुजरात में सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगी। अमेरिकी चिप निर्माता माइक्रोन गुजरात में चिप असेंबली के प्रशिक्षण सुविधा के निर्माण के लिए $825 बिलियन का निवेश करेगी। माइक्रोन और केंद्र तथा गुजरात सरकार ने संयुक्त रूप से $2.75 अरब होगा। जो भैया इसका निवेश होगा 2.75 अरब डॉलर होगा। नेक्स्ट है, जिसमें 5 लाख वर्ग फुट नियोजित क्लीन रूम स्थान शामिल होगा। 2024 में के अंत तक चालू होना शुरू हो जाएगा। माइक्रोन वैश्विक मांग को रुझान के अनुरूप समय के धीरे धीरे क्षमता को बढ़ाया जाएगा। इस कदम में अगले कई वर्षों में 5,000 नई प्रत्यक्ष माइक्रोन नौकरियां तथा 15,000 सामुदायिक नौकरियां पैदा होंगी। माइक्रोन को भारत सरकार से कुल परियोजना लागत के लिए 50% वित्तीय सहायता और गुजरात सरकार के लिए कुल परियोजना लागत 20% प्रोत्साहन प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हमारा, किस कंपनी ने भारत में आविष्कार और निर्मित दुनिया की पहली नैनो यूरिया को संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात शुरू किया है? तो हाल ही में नैनो यूरिया ने अमेरिका में निर्यात शुरू हुआ है। तो वह भैया कौन सी कंपनी ने शुरू किया है? तो इफ़को ने शुरू किया है। हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट है। इफ़को ने संयुक्त राज्य अमेरिका को नैनो तरल यूरिया का निर्यात के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेटिव लिमिटेड ने भारत में स्वदेशी रूप से आविष्कार एवं निर्मित दुनिया में पहली नैनो यूरिया को अमेरिका में निर्यात करना शुरू कर दिया है। इफ़को और कैलिफोर्निया की कपूर इंटरप्राइजेज के बीच नैनो यूरिया निर्यात करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। नैनो यूरिया कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति है, क्योंकि इसमें भंडारण स्थान और धन को कम करने की क्षमता है। इफ़को नैनो यूरिया लिक्विड की 50 मिलीलीटर की बोतल पारंपरिक यूरिया के कम से कम एक बैग में बदलने की क्षमता रखती है। नैनो यूरिया के रासायनिक उर्वरक के उपयोग को कम वायु और जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के साथ साथ मिट्टी को बचाने की क्षमता रखती है।
भारत देश में अब तक के 5.7 करोड़ से भी ज़्यादा बोतलें बिक चुकी हैं। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया हमारा। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जर्मन बुक ट्रेड को शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? तो सलमान रुश्दी को दिया गया है यह पुरस्कार। तो हमारा भैया डी ऑप्शन इज करेक्ट है। सलमान रुश्दी को जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अब जो इम्पोर्टेंट पुरस्कार मिले हैं उनके बारे में जान लेते हैं। गीतांजलि श्री 2021 में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अरुंधति राय को हाल ही में यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ललिता नटराजन को हाल ही में इकबाल मशीह पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। सलमान रुश्दी को हाल ही में जर्मन टेड बुक का शांति पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है 2023 के लिए जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी को दिया गया है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने साहित्य कार्यों के माध्यम से राष्ट्रीय और संस्कृति के बीच में अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया हो। जर्मन बुक ट्रेड को शांति पुरस्कार 1958 में स्थापित किया गया था। इसकी पुरस्कार भैया 22 लाख रुपये प्रदान की जाती है। सलमान रुश्दी के बारे में जानते हैं। ब्रिटिश अमेरिकी लेखक हैं। इनका जन्म 19 जून 1947 को बॉम्बे पुणे में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भैया त्यौहार से रिलेटेड और हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहू कुहू महोत्सव का आयोजन का संबंध किस राज्य से है? तो बिहू कुहू महोत्सव का संबंध अरुणाचल प्रदेश राज्य से है। हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट है। बिहू कुहू महोत्सव का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। यह आदिवासी महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में तांगसा जनजाति का उत्सव है। बिहू कुहू का अर्थ है धान रोपाई उत्सव। यह उत्सव कृषि मौसम को शुरुआत का प्रतीक है। यह उत्सव अच्छी कृषि पैदावार के लिए मनाया जाता है। जो भैया बिहू कुहू महोत्सव होता है यह कृषि के मौसम की शुरुआत के लिए मनाया जाता है और कृषि की अच्छी उपज के लिए यह मनाया जाता है। तो इसका संबंध भैया बिहू कुहू महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो बिहू कुहू महोत्सव का संबंध अरुणाचल प्रदेश राज्य से है। हाल ही में सलमान रुश्दी को यह कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो हाल ही में अरुंधति राय को यूरोपीय निबंध पुरस्कार प्रदान किया गया है। ललिता नटराजन को इकबाल मशीह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और गीतांजलि श्री को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो भैया आज के हमारे सारे फैक्ट कंप्लीट हो गए हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।